हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि मेटल क्लस्टर का स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं, जिंटल्स आयन के बारे में पढ़ेंगे और बोरेन्स एज वेल एज हेट्रोबोरेन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे किससे, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर से, कि उसे कैसे फाइंड किया जाए। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर को अगर फाइंड करना हो तो हमें वेड्स रूल का हेल्प लेना पड़ता है, और वेड्स रूल के 4 स्टेप्स हैं जो मैं अभी लिखता हूँ। उसके अकॉर्डिंग हम सारे स्ट्रक्चर का, मेटल क्लस्टर का मतलब स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहला है रूल 1। पहला रूल है कि आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए। फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर है रूल 2, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12 इंटू n करिए, और ये जो वैल्यू होती है ये इक्वल होती है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट के। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट के TVE में से आप 12n माइनस करेंगे तो आपको पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट मिलेगा। फिर ये जो रूल 3 है वो क्या है, जो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, मान लीजिए x नाम की कोई वैल्यू आई है, x वैल्यू आई है, उसे आप कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ मेटल से। कंपेयर दिस वैल्यू, कंपेयर दिस वैल्यू विथ नंबर ऑफ मेटल्स। आप उसे मेटल्स से कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ मेटल्स से कंपेयर करेंगे। अगर नंबर ऑफ मेटल्स मतलब अगर आपके पास कंडीशन n-1 आती है, अगर आपके पास कंडीशन n-1 आती है, मतलब नंबर ऑफ मेटल में से एक वैल्यू कम आती है PeC/2 करने पे, जब आपने इसको डिवाइड किया और आपके पास जो वैल्यू आई वो मेटल से एक कम है, नंबर ऑफ मेटल से एक कम है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर हो जाएगा सुपर क्लोजो। अगर वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू आई वो सेम है एज नंबर ऑफ मेटल्स के, तो होगा हाइपर क्लोजो। अगर यहाँ पे जो वैल्यू आई PeC/2 की वैल्यू नंबर ऑफ मेटल से एक ज़्यादा आई, n+1, तो इसका मतलब होता है क्लोजो। अगर n+2 नीडो, n+3 एरेक्नो, n+4 आ गई तो हाइपो, और n+5 क्लेडो। ठीक है, ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ मेटल से। अगर ये जो वैल्यू निकली है, x जो वैल्यू है, अगर वो नंबर ऑफ मेटल से एक कम हो जाए तो सुपर क्लोजो स्ट्रक्चर होगा। अगर इक्वल हो तो हाइपर क्लोजो, एक ज़्यादा हो तो क्लोजो, 2 ज़्यादा हो तो नीडो, 3 एरेक्नो, 4 हाइपो और 5 ज़्यादा हो तो क्लेडो। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले इस वाले एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Ru5C CO16। फर्स्ट रूल क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस रुथेनियम के पास में, टोटल 5 है तो 5 × 8 + 4 2 × 16 76 आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, TVE -12 × n। यहाँ पे n बराबर कितना है, 5, नंबर ऑफ मेटल्स 5 है, तो 76 - 12 × 5, 76 - 60 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब PeC/2 करिए, 16/2 = 8 आया। अब इस वैल्यू को n की वैल्यू से कंपेयर कीजिए। n की वैल्यू कितनी है, 5। अगर मैं 5 में +3 ऐड कर दूं, मतलब n+3 करूं, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो n+3 का मतलब क्या होता है, एरेक्नो। ये स्ट्रक्चर एरेक्नो है।
ये आप नोट करें। चलिए अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 × 6 + 4 + 2 × 70 48 + 4 + 34 48 + 38 86 86 आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे। 86 - 12 × n कर लीजिए, 86 - 12 × 6 कीजिए, 86 - 72 कितना हो जाएगा 14। PEC/2 कीजिए, 14/2 = 7। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई उसको n की वैल्यू से कंपेयर कीजिए, तो n की वैल्यू है 6, तो n की वैल्यू 6 है। अगर मैं n + 1 करूँगा तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 6 + 1 7 आ गई वैल्यू। n + 1 को क्या कहते हैं हम, क्लोजो। तो ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्लोजो होगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इतना। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है OS3 CO12। ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑस्मियम के पास भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 × 3 + 2 × 12 24 + 24 48। ठीक, फिर आप पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे। 48 - 12 × 3, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है। 48 - 36 12, PEC/2 12/2 6। ठीक है, 12/2 = 6। अब इस वैल्यू को आप n से कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है 3, तो n + 3 करूँगा तो मुझे 6 मिल जाएगा। तो इसका n + 3 का मतलब क्या हुआ, एरेक्नो। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर है एरेक्नो। एरेक्नो, इस तरह से आप नोट डाउन इसे समझ सकते हैं और आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल है OS5C CO15, ये वाला एग्जाम्पल। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 × 5 + 4 + 2 × 15 40 + 4 + 30 44 + 30 74। PEC निकालिए, 74 - 12 × 5 74 - 60 14। PEC/2 14/2 7, ये आ गया। अब ये 7 आया, इसको इससे कंपेयर कीजिए, यानी n + 2 = 7, और n + 2 किसे कहते हैं, नीडो को। तो इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होगा नीडो। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे जिंटल आयंस क्या होते हैं। जिंटल आयंस, देखिए जिंटल आयंस ऐसे आयनिक क्लस्टर्स होते हैं जो मेन ग्रुप एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। मतलब ऐसे क्लस्टर जिसमें मेन ग्रुप के एलिमेंट्स पाए जाए, जैसे कार्बन फैमिली का, हेलोजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर या नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हो, या मेन ग्रुप से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हो उस क्लस्टर में हो, तो उसे हम कहेंगे जिंटल आयंस। अब ये जो जिंटल आयंस है उन्हें हम स्ट्रक्चरली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, अगर क्लोजो होता है, अगर स्ट्रक्चर टाइप आपका क्लोजो है, तो हम ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स में जाएंगे तो उसे हम लिखेंगे 14n+2। लेकिन अगर आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आएंगे तो आप लिखेंगे उसे 4n+2।
उसी तरह से नीडो को आप 4n+4 पर ट्रांजिशन में हम उसे लिखते हैं ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स में 14n+4। एरेक्नो में हम लिखते हैं ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स को 14n+6, लेकिन इसमें मेन ग्रुप में 4n+6। उसी तरह में हाइफो की देखी जाए तो 4n+8 और 14n+8, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे आयोनिक क्लस्टर्स को जो मेन ग्रुप एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है Pb5 2-। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए। तो लेड कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स और +2, क्योंकि ये चार्ज 22। आपके पास जो वैल्यू आई है वो है 22। ठीक है, अब ये जो 22 आया है और ये जो 5 है ये n का नंबर है, n = 5 है, नंबर ऑफ मेटल 5 है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो 5 है आप इनमें से फॉर्मूला में रख के देखिए कि हमें 22 मिल जाए। अगर मैं 4n+2 लूँ तो 4n+2, यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 5, तो 4 × 5 + 2 = 22 हो गया। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो जिंटल आयन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है क्लोजो, इस तरह से। ठीक, अब SN9 4- की बात करें, SN9 4- की बात करें तो ये भी कार्बन फैमिली का ही मेंबर है, और ये अगर कार्बन फैमिली का मेंबर है तो इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, और ये टोटल 9 टाइम्स है तो 9, और चार्ज कितना है, +4 आ जाएगा। 36 + 4 40। ठीक है, अब इसमें से ऐसा कुछ चूज करिए कि हमें 40 मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूँ तो 9 4 = 36, 4n+4 को मैंने चूज किया तो 4 9 = 36 + 4 40 हो जाएगा। इस तरह से 4n+4, तो 4 × 9 + 4, ठीक है, तो क्या हुआ, 40 ही हुआ ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो जिंटल आयन है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा नीडो टाइप, नीडो होगा ये, नीडो टाइप भी नहीं, नीडो, इस तरह से। अब हम एंटीमनी 4 की बात करें तो ये नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 × 4 + 2 22, 4n+2 22, ये है क्लोजो, इस तरह से। यहां पे आ जाइए आप, जर्मेनियम 9 2-, इसका मतलब ये किस फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली का मेंबर है। अगर ये कार्बन फैमिली का मेंबर है तो 4 × 9 + 2 36 38, देखिए। ओके, अब मुझे ऐसा कोई वैल्यू 4n+2 करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास 4 9 = 36 + 2 = 38, क्लोजो। Bi5 3- की बात करें तो आ जाइए, ये नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, 5 × 5 + 3 28। अब 28 किस तरह से लाया जाए, तो 4 5 = 20 + 8 28, 4n+8, यानी कि ये हाइफो टाइप जिंटल, इसका स्ट्रक्चर हाइफो है इस जिंटल आयंस का। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि जिंटल आयंस के हम स्ट्रक्चर किस तरह से फाइंड करते हैं, ये उसका तरीका हुआ, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोरेन एनालॉग। बोरेन एनालॉग क्या होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो बोरेन से मिलके बने हो, मतलब जिसमें बोरॉन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो मेनली, उसे हम कहेंगे बोरॉन एनालॉग। अब बोरॉन एनालॉग का जनरल फॉर्मूला होता है BnHn, पर इस फॉर्मूला के बेस पे हम स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम पता करते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक फॉर्मूला होता है बोरेन एनालॉग में। तो देखते हैं, अगर आपके पास फॉर्मूला हो जाए BnHn 2-,
अगर आपके पास फॉर्मूला हो जाए BnHn2- तो इसका जो नाम होगा स्ट्रक्चर का वो होगा सुपर हाइपर क्लोजो। इसका नाम होगा सुपर हाइपर क्लोजो। अगर BnHn सिर्फ इतना ही हो, BnHn ही हो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर का नाम होगा वो है हाइपर क्लोजो। अगर BnHn2- है, BnHn2- है तो क्लोजो। BnHn4- है तो नीडो होगा स्ट्रक्चर। BnHn6- है तो एरेक्नो होगा स्ट्रक्चर। और अगर BnHn8- है तो हाइपो होगा स्ट्रक्चर। हाइपो होगा आपका स्ट्रक्चर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है जिससे कि हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। आप चार्ज को बड़ा, अब जो चार्ज है ये 2+ है, सॉरी ये 2+ है, 2+ होगा तो सुपर हाइपर क्लोजो। BnHn नॉर्मल है सिर्फ तो हाइपर क्लोजो, 2- तो क्लोजो, 4- तो नीडो, 6- एरेक्नो और 8- को हम हाइफो कहेंगे बोरेन एनालॉग में। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करके और अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है B10H14। अब क्या करिए, हाइड्रोजन को बोरॉन के इक्वल ले आइए, यानी कि B10H10 4- हो गया, तब ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया। अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ BnHn 4- और BnHn 4- इज इक्वल टू नीडो। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक, अब B2H7 पर आ जाइए। इस हाइड्रोजन को बोरॉन के अकॉर्डिंग लिख लीजिए B2H2। अब -1 तो ऑलरेडी है, -5 और कर लीजिए तो क्या हो जाएगा BnHn -6 एरेक्नो। अब B8H16 की बारी है, B8H16 की। B8H8 8- किसके लिए यूज़ करते हैं, हाइफो के लिए, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं BnHn 8- इस स्ट्रक्चर का नाम होगा हाइफो। इस तरह से B11H13 2- की बात करते हैं तो देखिए B11H11 2- तो ऑलरेडी है ही, और 13 तो और 2- कर लीजिए तो BnHn 4- उसका नाम आएगा नीडो। अब है B5H8-, इसको किस तरह से करेंगे, B5H5 माइनस तो ऑलरेडी था ही, -3 और आ गया, इसको हम लिखेंगे BnHn -4। -4 किसके लिए होता है, नीडो के लिए। ये रहे बोरेन एनालॉग के एग्जाम्पल। इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है आप उसको बोरॉन के इक्वल ले आइए और चार्ज के अकॉर्डिंग आप उसका स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे हेट्रोबोरेन्स। हेट्रोबोरेन्स क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर बोरेन के अलावा दूसरे भी मेन ग्रुप के एलिमेंट्स पाए जाए, मतलब बोरेन के अलावा दूसरे भी मेन ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसे बोरॉन के साथ कार्बन है, सल्फर है, जर्मेनियम है, तो बोरॉन के अलावा दूसरे मेन ग्रुप के एलिमेंट्स भी उसमें प्रेजेंट हो तो उस ऐसे बोरेन को हम कहेंगे हेट्रोबोरेन्स। पर अब हेट्रोबोरेन्स में हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले आप एक टेबल देखिए कि अगर हेट्रो एटम हो जाए कार्बन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, इस तरह से हो जाए। अगर हेट्रो एटम इस तरह से है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड है, तो आप उसको, लेड क्या, टिन लिखिए, लेड मत लिखिए, टिन लिखिए, टिन, तो उसे आप रिप्लेस करेंगे BH से, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे BH से। अगर हेट्रो एटम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे BH2 से। अगर हेट्रो एटम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम इस तरह से है, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे BH3 से। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। सीट, कार्बन को किससे रिप्लेस करना है हमें, BH से, तो BH 2 टाइम्स, क्योंकि कार्बन भी 2 टाइम्स था तो ये भी 2 टाइम्स, B8H10 इस तरह से लिखेंगे आप। B2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो B2H2 B8H10 ये हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 8, 8 और 2 10, B10 H12 हो जाएगा। जगह कम पड़ गई है थोड़ी सी, मैं इसको रब करके लिखूंगा। ये देखिए B8 और B2 B10 और B10 और H10 और H2 H12 हो गया। तो हमारे पास क्या आया, B10 और H12 आया है। ठीक, B10 और H12 इस तरह से है। हाँ, तो अब बोरॉन के नंबर्स, हाइड्रोजन को बोरॉन के इक्वल कर लीजिए, 2 माइनस। अब ये पता कीजिए कि पिछले वाले सेट में 2 माइनस किसके लिए था, 2 माइनस किसके लिए था, तो 2 माइनस था क्लोजो के लिए। आप देख सकते हैं कि 2 माइनस था क्लोजो के लिए, क्लोजो। ठीक, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलेंगे। ये इस कॉम्प्लेक्स पे माइनस, इस पूरे पे माइनस चार्ज है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह से है, ओके। C2 को किससे रिप्लेस करेंगे आप, BH से। तो ठीक है, C2 है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ B2H2, फिर आ जाएगा B9, फिर आ जाएगा H12, इस तरह से। 9 और 2 कितना हुआ, 11, 12 और 2 14, H14, तो B11 H11। 3 माइनस किसके लिए होता है, 3 माइनस किसके लिए हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी -1 चार्ज है, यहाँ पे ऑलरेडी -1 चार्ज है, तो क्या आएगा, -4 आएगा, और -4 यूज़ होता है नीडो के लिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4, तो -4 किसके लिए होता है, नीडो के लिए। ये वाले एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे लिखेंगे B2H2 B7 H13, इस तरह से। 7 और 2 9, B9 H15 हो गया, B9 H15, तो B9 H9। अब इसमें कितना माइनस करूँगा, 6 माइनस करिए आप, 15 में से 6 माइनस करिए तो ये हो जाएगा 9, और 6 माइनस किसके लिए होता है, एरेक्नो के लिए, इस तरह से। C4B2H6 देखिए आप, C4 है तो BH B4H4 B2H6 4 6 H10 B6H6 4 माइनस नीडो, ये आ गया। यहाँ पे आ जाइए, इसके लिए S ऑक्सीजन फैमिली, BH3 से रिप्लेस करेंगे आप इसे, BH3 B9 H11 B10 H14 B10 H10
4- किसके लिए? नीडो के लिए। ये भी आप लिख लीजिए। जर्मेनियम की बारी आ गई। जर्मेनियम वही कार्बन फैमिली से BH, B2H2, B9, H11, 9, 10, 11, 12, तो B12, 12, 11, 13, 14, 11, 12, 13, 14, क्लोज हो। तो इस तरह से हमने हेट्रोबोरेन्स के स्ट्रक्चर्स को पता कर लिया कि किस तरह से, कि क्या स्ट्रक्चर्स होंगे हेट्रोबोरेन्स के। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है मेटल बॉन्ड इन क्लस्टर्स एज वेल एज जेंटल आयंस, हेट्रोबोरेन्स एंड बोरेन्स। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।